हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं परक्यूट्स का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में पावर कट के इशू की वजह से कुछ टॉपिक हमारा कवर होने से रह गया था, तो मैंने वीडियो को यहाँ पर आके एंड कर दिया था, यानी यहाँ तक हमने टॉपिक को देखा था। तो कुछ हमारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का पार्ट रह गया था और 2-3 हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह गए थे जो रेंट फ्री एकोमोडेशन से रिलेटेड थे। अब देखिए, आज क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा रिवाइज करना तो जरूरी है, इसलिए मैं आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन का हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। 5-6 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा मिनट का नहीं लगेगा। अब देखिए, आपको पता है कि इसमें मैंने बताया था दो पार्ट होते हैं, एक तो अनफर्निश एकोमोडेशन का और एक फर्निश। अभी हम देख रहे हैं रेंट फ्री अनफर्निश एकोमोडेशन की वैल्यू, ये देख रहे थे। इसमें मैंने क्या बताया, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होता है, लेकिन आपको पता है कुछ तो एग्जम्पशन होती है। किन्हीं पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्या होता है, ये टैक्स फ्री हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है। तो किन के लिए? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पार्लियामेंट के ऑफिशियल, यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो अगर इन्हें रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल रहा है तो ये टैक्स फ्री होता है। और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ के लिए क्या हो गया? टैक्सेबल, चाहे वो स्पेसिफाइड हो चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड हो। फिर हमने एकोमोडेशन में देखा क्या होता है, फिक्स स्ट्रक्चर और फ्लोटिंग। सिंपल से पार्ट है, देख लेना। नाम है, हाउस होगा, फार्म हाउस होगा, गेस्ट हाउस होगा, होटल होगा, मोटल होगा, कार वैन बताया था, मोबाइल होम, शिप, ये सारा पार्ट इसमें दे रखा है। फिर देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि एम्प्लॉय को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरी में क्या बोल दिया कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए, या गवर्नमेंट के कंट्रोल में कोई अंडरटेकिंग हो उसके अगर आप एम्प्लॉय हो, ये पार्ट आ गया। दूसरे में क्या बोल दिया कि गवर्नमेंट ने आपको अपॉइंट तो किया है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टेम्परेरी पीरियड के लिए आपको डेप्यूटेशन पे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर दिया। जैसे आप परमानेंट पोजीशन पे तो थे, लेकिन 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने के लिए किसी और पोजीशन पे डेप्यूट कर दिया, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिनियुक्ति। ठीक है। और तीसरा केस क्या आ गया, अदर एम्प्लॉय, जो कि इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आ रहे। इसका मतलब प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हो गए, फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो गए, लोकल अथॉरिटी के पार्ट हो गए, वो जनरली इसमें आ जाते हैं। सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, ये इसमें आ जाते हैं। अब देखिए, पहले केस में हमने क्या बताया कि जो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजेट है वो क्या होती है। अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, इंक्लूडिंग मिलिट्री पर्सन, तो हम तो शॉर्ट में देख रहे हैं, डिटेल देखनी है तो पिछली वीडियो में देख लेना। तो ये बोल रहा है कि जो टैक्सेबल वैल्यू है वो इक्वल टू लाइसेंस फीस हो जाती है। और इसमें क्या इंक्लूड नहीं होते, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ और फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ इंक्लूड नहीं होते। तो जनरली ये किस केस में जाएंगे, तीसरे केस में, क्योंकि तीसरी जो कैटेगरी है उसे बोलते हैं रेसिडुअल कैटेगरी। मतलब पहली दोनों कैटेगरी में अगर जो नहीं आएंगे तो वो तीसरी कैटेगरी में चले जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में क्या आ गया कि ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिन्हें टेम्परेरी पीरियड के लिए डेप्यूट किया गया है, मतलब दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफ़र किया गया। तो मान के चलिए, जैसे देखिए कि आपकी अपॉइंटमेंट गुजरात में किसी गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में थी। अब उस डिपार्टमेंट ने आपको क्या कर दिया, दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया एक तरीके से, है ना। तो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो आपको क्या करेगा, अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा। दिल्ली का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको क्या करेगा, अकोमोडेशन प्रोवाइड कराएगा। चाहे दिल्ली के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने रेंट पे लिया हो, चाहे उसका खुद का हो, तब भी वो डीम टू बी ओनर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, डीम टू बी ओनर। तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या मानी जाएगी, एक तरीके से डीम टू बी ओनर ऑफ सच अकोमोडेशन। ठीक है। और जो एम्प्लॉई है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैल्यू कैसे निकल रही है, इस फॉर्म में निकल के आ रही है। ये बोल रहा है सिटी इन विच एकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड, तो दिल्ली में आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया। अब इसमें पॉपुलेशन की काउंटिंग देखेंगे और उसके बेसिस पे, इसका मतलब जब भी एम्प्लॉयर अगर ओनर होता है तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अगर वो ओनर नहीं होता, जो कि हम तीसरी कैटेगरी वाले केस में देखेंगे, क्योंकि इसमें ओनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जबकि ऊपर वाले केस में आ ही नहीं रहा था। आप देखिए, पहले वाले केस में क्या था, लाइसेंस फीस। दूसरे में क्या है, इसको हमेशा ओनर माना जाएगा। चाहे देख लेना कि ये बोल रहा है, यहाँ पे पढ़ के देखिए, ये रहा, द एम्प्लॉयर वेयर ही सर्विंग ऑन डेपुटेशन शैल बी डीम टू बी द ओनर ऑफ सच अकोमोडेशन। तो एम्प्लॉयर को हमेशा ओनर माना जाएगा। तो इसका मतलब जब भी ओनर माना जाएगा तो पॉपुलेशन वाला केस तो आता ही आता है। तो पॉपुलेशन में क्या बताया था, अगर 10 लाख तक की पॉपुलेशन में आपकी सिटी आ रही है तो 7.5% ऑफ सैलरी, ये वैल्यू बन जाएगी टैक्सेबल। अगर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन 25 लाख तक है तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है। उस हिसाब से उसके लिए टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी, किसके लिए, उस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वैसे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, लेकिन इसको क्या माना जाएगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा, और उसकी तरह उसका रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू ट्रीट की जाएगी या कैलकुलेट की जाएगी। अदर एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बोल रहा है, देखिए इसमें दो पार्ट आ जाएंगे। इसमें क्या बोलेगा, जिस मकान की आपको सुविधा दी गई है, यानी जहाँ पर आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया गया है, अगर उसका ओनर एम्प्लॉयर है, उसका ओनर अगर क्या है, एम्प्लॉयर है, तो उस केस में वही पुराना केस आ जाएगा जो अभी अभी हमने देखा, 7.5%, 10%, 15% ऑफ सैलरी, जो कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया, जब भी एम्प्लॉयर ओनर होता है तो पॉपुलेशन का पार्ट देखा जाएगा। और अदर केस में क्या हो गया
कि एम्प्लॉयर उसका मालिक नहीं है एकोमोडेशन का, यानी उसने किराए पे लिया है, हायर पे या लीज पे लिया हुआ है, तो उस केस में क्या आएगा, रेंट पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर। देखिए एम्प्लॉयर मालिक नहीं है तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है। ठीक है, आपको फैसिलिटी मिली है, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका टैक्सेबल पार्ट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि आपको पर्क्स मिल रही है, आपको फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है, आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है, तो या तो एम्प्लॉयर का खुद का होगा या एम्प्लॉयर रेंट पे करेगा। जब भी रेंट पे करेगा तो ये पॉपुलेशन का केस नहीं देखोगे, और सीधी सी बात है ये बनेगा रेंट पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच इज लोअर, याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा फायदा क्या हो गया, विच इज लोअर। लेकिन देखिए सैलरी का 15% बहुत ज़्यादा होता है, और रेंट जरूरी नहीं कि इतना बने। तो उस केस में बोल सकते हैं कि एक तरीके से आपके दिमाग से खेलते हैं, या बोल सकते हैं कि आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं और उस हिसाब से जान पूछ के रखते हैं। आप देखिए अब ये मान के चलिए 2001 का सेंसस है, अब बताओ कितना पुराना है, अभी चल रहा है 2020, और ये 2001 की पॉपुलेशन काउंटिंग के अकॉर्डिंग बोल रहा है 25 लाख। अब आप सोचिए कि 25 लाख तो हर सिटीज़ में, 25 लाख से ज़्यादा तो हर सिटी में है, जयपुर में, मुंबई में, मेरे हिसाब से पॉपुलेशन तो ज़्यादा ही होगी, या पर्टिकुलर इस सिटी में होगी। तो इन्होंने चेंज ही नहीं करा, इनको क्या करना चाहिए था, थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। 2001 की काउंटिंग के अकॉर्डिंग इन्होंने कर रखा है। तो अभी तो सब में ही 15% ऑफ सैलरी आता होगा, क्योंकि सभी सिटीज़ की पॉपुलेशन एक तरीके से या तो क्या होगी, ये वाली 25 लाख से ज़्यादा होगी, या 10 से 25 लाख के अंडर होगी, ऐसे है जनरली। अब देखिए नोट में क्या बोल रखा है, सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये काम का है आपके क्वेश्चन के लिए। सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, या हम बोल सकते हैं डीएनएस पे, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो, या रखना, या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट हो, बोनस आएगा, कमीशन आएगा, फीस आ जाएगा। ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंस, मतलब जितने भी मॉनेटरी टैक्सेबल अलाउंस है वो आएंगे। जैसे जो भी एग्जाम्शन होती है, जैसे मैंने बताया था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, हॉस्टल वाला बताया था उसमें 300 बताई थी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको डीए, ये तो चलो फुली टैक्सेबल होता है, सर्वेंट अलाउंस हो गया, डेपुटेशन अलाउंस हो गया, ये तो फुली टैक्सेबल होता है। तो जो भी फुली टैक्सेबल है वो तो आएगा। लेकिन जैसे एचआरए की बात कर रहे हैं, हाउस रेंट अलाउंस, तो उसमें से एग्जम्पशन लेस करके बाकी टैक्सेबल आएगा, तो टैक्सेबल लेना है। ठीक है, एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट जिस भी नेम से हो, याद रखना इसमें 3 चीज़ें आपको नहीं लेनी, 3 चीज़ें एक्सक्लूड करनी है। कौन कौन सी हमेशा रखना, एक तो परक्विजिट्स की वैल्यू, दूसरा रिटायरमेंट बेनिफिट, जब आप रिटायर हो रहे हो तो आपको जो बेनिफिट मिल रहे हैं, जब भी आप रिटायर हो रहे हो आपको सर्विस से टर्मिनेट किया जा रहा है तो उस केस में आपको क्या मिलता है, ग्रेचुटी मिलती है। सेवरेंस पे मतलब क्या हो गया कि आपका टर्म था, जैसे आप 50 ईयर्स में आपको हटाते, ठीक है, जब 50 ईयर की एज होती, लेकिन आपको 45 ईयर में ही हटा दिया गया, तो उसके लिए आपको जो भी सेवरेंस पे दिया गया है, मतलब जो भी आपका टर्म खत्म होने वाला था उससे पहले आपको हटा दिया, और उसके बदले में जो आपको अमाउंट दिया गया है। लीव एनकैशमेंट आपको पता ही है, बताया था मैंने। और देखिए मैंने गलती से बोला था रिटायरमेंट, ये रिटायरमेंट नहीं है, रिट्रेंचमेंट बेनिफिट ही है। आपकी छटनी कर दी गई, मतलब आपको हटा दिया गया, तो उसके बेसिस पे आपको वॉलंटरी एम्प्लॉयर ने अपनी इच्छा से जो भी रिटायरमेंट के समय बेनिफिट दिया। याद रखना कम्यूटेशन मतलब लमसम जो भी पेंशन का अमाउंट है वो आएगा। तो इसका मतलब क्या है, रिटायरमेंट के बेनिफिट की बात कर रहा है कि आप रिटायर हुए, टर्मिनेट किया गया है, रिज़ाइन कर लिया आपने, तो उस समय आपको जो भी बेनिफिट दिए गए तो वैल्यू ऑफ परक्यूट्स नहीं आएगी और ये वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा एक और पार्ट नहीं आता, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, पर याद रखना कि ये 2 पॉइंट तो बता दिए थे, इसके अलावा नीचे मैंने टैक्स पॉइंट में आपको समझाए थे। एक और चीज़, कम्यूटेड पेंशन देखिए आपको जो मिलती है, कब मिलती है, रिटायरमेंट के टाइम, ये बोल रहा है। तो अगर आपको अनकम्यूटेड पेंशन मिल रही है, आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको अनकम्यूटेड भी मिलती है, मंथली पेंशन मिलती है, तो मंथली पेंशन तो इसमें आएगी, बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस फीस, ये जो आ रहा है ना, और मॉनेटरी अलाउंसेस, तो ये बोल रहा है ना एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट, तो उसमें आपकी जो ये अनकम्यूटेशन ऑफ पेंशन यानी मंथली पेंशन है वो तो आएगी। ठीक है, इसी तरीके से बोल रहा है कि अगर आप 2 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयर्स के यहाँ काम कर रहे हो और आपको एक ने ही चाहे एकोमोडेशन दिया है, लेकिन जब भी हम सैलरी का पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें टोटल सैलरी ही लेंगे। मतलब जैसे 3 एम्प्लॉयर के मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो हर एम्प्लॉयर के मान लो किसी एम्प्लॉयर के 15,000 मिल रही है मुझे, एक के 20 मिल रही है और एक के 30 मिल रही है, ये तीनों टोटल ली जाएगी और एग्रीगेट सैलरी का पार्ट बनेगी। चाहे आपको किसी एक से ही एकोमोडेशन का पार्ट मिल रहा है, चाहे किसी एक से ही, ये नहीं कि तीनों से मिल रहा हो। ठीक है, मॉनेटरी पेमेंट बोल रहा है शैल बी टेकन इनटू अकाउंट, किसको छोड़ के, जो परक्यूजिट वाले नेचर है उनको छोड़ के, इनको नहीं लेना। एग्जाम्पल मंथली पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, मैंने आपको बताया था। फिर आपको मैंने ये भी चलो बताया हुआ है कि रिटायरमेंट के बेनिफिट नहीं लिए जाते, लेकिन सर्विस के दौरान आपको लीव एनकैशमेंट मिल रही है तो ये ले लोगे, सर्विस के दौरान है, याद रखना। अब देखिए क्या बोल रहा है, हाउएवर इफ सच पे लीव इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तब ये रिसिप्ट में कंसीडर नहीं की जाएगी। कहने का मतलब तब ये सैलरी का पार्ट नहीं बनेगी। अब देखिए आप याद रखना, मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ, 1 मिनट।
अब देखिए पर्टिकुलर ये मैं आपको दिखा रहा था कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी का पार्ट। ये मैंने फॉर्मेट आपको शायद पहली पीडीएफ में कवर करवाया था। तो उसमें मैंने क्या बताया कि देखिए जैसे हम क्या बोलते हैं डीए चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो चाहे नहीं हो पूरा आएगा, आपको पता है, क्योंकि पर्टिकुलर वो कैलकुलेशन का पार्ट है कि एचआरए में कैसे कैलकुलेट होगा, ग्रेचुटी में कैसे कैलकुलेट होगा। तो ग्रेचुटी टैक्सेबल आपकी आ रही है। अब ग्रेचुटी के अंदर आपको पता है कि वो एवरेज सैलरी या लास्ट ड्रॉन सैलरी का पार्ट भी आता है। उसके साथ हम क्या बोलते हैं कि डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, इस तरीके से देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे जब आपने देखा पार्ट कि इतने पार्ट बोल रहा है कि ये नहीं लिए जाएंगे एक्सक्लूड, तो ये पर्टिकुलर किसके लिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन में जब आप क्या बोल रहे हो कि अगर आपकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा का पार्ट है, जिस सिटी में आपको एकोमोडेशन मिला है, तो उस केस में 15% ऑफ सैलरी का पार्ट बनेगा। तो उस सैलरी की कैलकुलेशन में, क्योंकि आपको आपकी क्या कैलकुलेट करनी है, टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है रेंट फ्री एकोमोडेशन की, तो उसके लिए सैलरी कैलकुलेट करनी है। और सैलरी के पार्ट में ये पर्टिकुलर पार्ट नहीं आएंगे, याद रखना, ठीक है। तो ये एक तरीके से रेंट फ्री एकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू के लिए सैलरी का पार्ट निकाल रहे हो। जबकि आपको जो ये फॉर्मेट दिख रहा है जो मैंने अभी आपको कवर कराया, ये वाला, ये है कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। तो इसमें जो टैक्सेबल पार्ट है वो आते हैं बाहर के। तो सीधी सी बात है ग्रेचुटी आएगा ही आएगा। अभी मैंने क्या बोला, ग्रेचुटी नहीं आएगा, लेकिन वो किसके केस में, रेंट फ्री एकोमोडेशन की सैलरी के लिए। लेकिन ग्रेचुटी यहाँ तो आएगी आएगी ना, तो इधर तो आएगी आएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। पेंशन यहाँ पे आएगी आएगी, जो भी पार्ट है, जो भी टैक्सेबल पेंशन है, चाहे मंथली पेंशन है, चाहे कोई सी भी, चाहे कम्यूटेड पेंशन है। पर कम्यूटेड पेंशन कौन सी आएगी, टैक्सेबल, जैसे मैंने उसमें बताया था लेस एग्जेम्पशन करके जो पार्ट है। तो ये तो आएगा ही आएगा, डीए आपका पूरा आएगा ही आएगा, चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है चाहे नहीं है। तो ये कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी है, जिसपे क्या होता है आपकी ग्रॉस सैलरी निकल के आती है। अब देखिए आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो आपको परक्यूजिट्स भी दिख जाएगा, ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये परक्यूजिट्स दिख गया। इसके अंदर जो हम सारे के सारे पढ़ रहे हैं सारे पार्ट आएंगे, ग्रॉस सैलरी आएगी, फिर 3 डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 या ग्रॉस सैलरी, दोनों में से एक तरीके से जो कम हो वो पर्टिकुलर पार्ट आपका आ जाता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जिसे प्रोफेशनल टैक्स भी बोलते हैं, शायद मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, नहीं बताया तो आपको क्या होगा, आगे के पार्ट में डिडक्शन का पूरा पार्ट तो आएगा ही आएगा। वैसे तो मैंने शायद पिछली वीडियो में आपको हल्का सा इसका पॉइंट बता दिया था, तो समझ गए, ये कैलकुलेशन के लिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए। लेकिन जब भी हम कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी बोलते हैं तो उसमें तो क्या होगा, टैक्सेबल जो भी पार्ट है वो तो आएगा आएगा, ठीक। तो इसलिए याद रखना ये पार्ट कैलकुलेट था। और ये बोल रहा है सैलरी डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय की सैलरी में एक तरीके से क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अब वैसे तो आता है, आपको पता है, आपको पता है वैसे तो आता है, हाँ, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में बोलते हैं 12% तक एग्जाम्प्ट है, लेकिन उसके बाद का पार्ट प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का पार्ट बनता है, आपको ये पता है। एक्सिस जो भी पार्ट है वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का पार्ट बनता है, तो वो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में तो आएगा, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में, सैलरी में, रेंट फ्री एकोमोडेशन में इसको नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया, चाहे देखिए मेरे को थोड़े मिनट ज़्यादा लग गए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से अपना चालू हो रहा था, ये बोल रहा है एग्जाम्पशन ऑफ 90 डेज इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 2 हाउस। जैसे आप क्या कर रहे हो, जयपुर में जॉब कर रहे हो, जैसे मैंने बोल दिया मैं जयपुर में जॉब कर रहा हूँ। अब मेरी दिल्ली में भी क्या हो गई, दिल्ली में मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसी कंपनी ने ट्रांसफ़र कर दिया, तो मुझे ये भी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये भी मिल रहा है। कहने का मतलब जयपुर में भी एक तरीके से मेरे पास है, क्या पता उसमें मेरी फैमिली वैमिली रह रही है एक तरीके से, मान के चलिए, और इधर क्या है, मैं रह रहा हूँ एक तरीके से। तो ये बोल रहा है कि जब एम्प्लॉय क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र होता है और उसको दोनों हाउसेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक तो जयपुर का भी हो गया और एक दिल्ली का भी। तो ये बोल रहा है कि 90 डेज़ के अंदर आपको बस क्या करना है, लोअर वैल्यू वाला टैक्सेबल मानना है, और जो हायर वैल्यू वाला है वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा 90 डेज़ के अंदर। लेकिन 90 डेज़ के बाहर अगर हो जाता है पार्ट, तो वो दोनों की दोनों वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। यानी इसका मतलब अगर आप एग्जांपल देखना चाहे तो ये मान सकते हैं कि देखिए जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन की इसकी वैल्यू निकली 15,000, जो भी सैलरी के कैलकुलेशन के फॉर्म में निकली मान के चलिए, और दिल्ली की निकली 25,000, ठीक है। अगर मैं बोलता दोनों ही टैक्सेबल है तो आप क्या बोलोगे, अरे भाई 15,000 तो इसके लग गए और 25 इसके, तो यानी 40,000 मेरी कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में जाएंगे बाहर, यानी टैक्सेबल बनेंगे, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया एक तरीके से, यानी जो इनकम टैक्स एक्ट में क्या बोल दिया गया कि 90 डेज़ तक, ठीक है, 90 डेज़ तक आप कोई भी एक हाउस की वैल्यू ले सकते हो। अब आप कौन सी लोगे, जो कम टैक्सेबल है, तो आपको पता है कि लोअर वैल्यू वाला पार्ट लोगे 15,000, 25 थोड़े लोगे। तो ये बोल रहा है कि 25 टैक्स फ्री हो जाएगा और 15,000 का टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 90 डेज हो जाते हैं उसके बाद दोनों ही हाउसेस टैक्सेबल होंगे, दोनों ही हाउसेस टैक्सेबल होंगे। तो आप जल्दी से क्या करिए, अगर आपको टैक्सेबल नहीं करने तो एक पर्टिकुलर घर को छोड़ दीजिए। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे आपके क्या है, घर वाले भी रह रहे हैं,
और आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गए, क्यों? क्योंकि उस एम्प्लॉयर ने आपको क्या बोल दिया कि आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, तो आपको दिल्ली में आप ट्रांसफ़र हो गए और जयपुर में आपके घर वाले रह रहे हैं, तो दोनों ही अकोमोडेशन आपके अंडर में, दोनों ही अकोमोडेशन आपके अंडर में। तो उस केस में एक को क्या करोगे आप, टैक्सेबल करोगे, एक को टैक्स फ्री करोगे 90 डेज़ में, लेकिन 90 डेज़ के बाद जो भी पार्ट आएगा वो दोनों ही वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि वेयर एन एम्प्लॉय ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ही इज़ प्रोवाइडेड विद एन अकोमोडेशन एट न्यू प्लेस ऑल्सो, द वैल्यू ऑफ परक्यूजेट शैल बी टेकन फॉर ओनली वन सच हाउस हैविंग लोअर वैल्यू फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। तो बोल रहा है कि 90 डेज तक ओनली वन ऑफ हाउस हैविंग लोअर परक्यूजेट वैल्यू शैल बी टैक्सेबल। तो हायर वाली टैक्स फ्री हो गई आपके लिए। तो एग्जम्पशन का मतलब क्या था कि हायर वाली वैल्यू टैक्स फ्री हो गई, इसलिए एग्जम्पशन बोला गया। और एक ही हाउस की वैल्यू आपकी क्या हुई, सिर्फ टैक्सेबल हुई। तो एक हायर वाली टैक्स फ्री हो गई और जो लोअर वाली है वो क्या हो गई, टैक्सेबल हो गई। देयर आफ्टर द वैल्यू ऑफ बोथ सच हाउसेज आर टैक्सेबल आफ्टर 90 डेज, वैल्यू ऑफ बोथ हाउसेज शैल बी टैक्सेबल एज पर क्यूरेट। सिंपल सा बात। अब देखिए अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है एनी अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग एट ए माइनिंग साइट। एक एम्प्लॉय जिसको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है कहाँ पे, यहाँ पर। अब ये आएगा, पर ये बोल रहा है कि कहाँ काम कर रहा है, माइनिंग साइट पे। और एन ऑन शोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट। देखिए आप देखते हो कि समुद्र होता है, उसके पास में किनारे होते हैं एक तरीके से, यानी मान लो कि तट होता है, यानी खाली ज़मीन होती है। उस खाली ज़मीन पे आप क्या कर रहे हो, ऑयल निकालने का काम कर रहे हो, अंदर डिग कर रहे हो, मिट्टी को पूरा निकाल रहे हो, खोद रहे हो और उनसे ऑयल एक्सप्लोरेशन करने का काम कर रहे हो। तो ये हो गया ऑन शोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, यानी एक तरह की खाली ज़मीन में से आप ऑयल निकालने का काम कर रहे हो। और ए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट है, किसी पर्टिकुलर साइट पे जा रहे हो। डैम साइट, जहाँ पे एक तरीके से बांध का निर्माण हो रहा है, ठीक है, गाँवों में होता है ना डैम बनते हैं, तो वो पावर जनरेशन साइट हो गई, ठीक, पावर जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। एंड एन ऑफ शोर साइट, ऑफ शोर साइट क्या होता है कि समुद्र के अंदर आपको पता है कि ऑयल के भंडार होते हैं, ऐसे बोला जाता है। तो जनरली क्या होता है कि कंपनीज या जो भी गवर्नमेंट क्या करती है, ऑयल निकालने का काम करती है, तो वो क्या करती है, रिंग बना लेती है एक। और समुद्र के नीचे सतह होती है ना, सतह, जिसको सी बेड बोला जाता है, SEABED, आप सर्च कर लेना गूगल पे। यानी समुद्र की नीचे सतह, जैसे ज़मीन की सतह होती है, ठीक है, वैसे ही समुद्र के नीचे की सतह, तो उसको खोदा जाता है, डिग किया जाता है और उसमें से ऑयल निकालने का काम किया जाता है, उसे बोलते हैं ऑफ शोर साइट। तो बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो और यहाँ पे आपको एकोमोडेशन दिया गया है, तो एकोमोडेशन कैसा होना चाहिए और कितनी दूर होना चाहिए वो बता रखा है। तो बोल रहा है विच बीइंग ए टेम्पररी नेचर, ठीक है। इसका मतलब कोई पक्का मकान नहीं हो, क्योंकि टेम्परेरी नेचर की बात कर रहा है। तो देखो लकड़ियों इनके थ्रू बनाओ एक तरीके से, क्योंकि आप सोचिए कि ये क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय कहाँ काम कर रहा है, माइनिंग साइट में, डैम साइट में कर रहा है, पावर जनरेशन। तो जनरली जैसे ही वो वर्क पूरा हो जाएगा, एम्प्लॉय अपने घर पे लौट जाएगा मान के चलिए, तभी क्या बोल रहा है, टेम्परेरी नेचर का है। और बोल रहा है हैविंग प्लिंथ एरिया नॉट एक्सीडिंग 800 स्क्वायर फीट। और जो उसका बिल्टअप एरिया है, प्लिंथ एरिया मतलब क्या होता है, बिल्टअप, जो बना हुआ एरिया है, वो 800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। is located not less than 8 kilometers away from the local limits of any municipality or cantonment board। आपको पता है कि म्यूनसिपलिटी वही नगर निगम, नगर परिषद, कंटोनमेंट बोर्ड मतलब छावनी। तो ये बोल रहा है कि जो छावनी मान के चलिए है या म्यूनसिपलिटी कंटोनमेंट बोर्ड है, उसकी ये लिमिट है, तो इससे 8 किलोमीटर दूर हो। क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, इज़ लोकेटेड नॉट लेस देन 8 किलोमीटर अवे। तो ये बोल रहा है कि नॉट लेस देन का मतलब क्या होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सीडिंग, या बोल रहा है कि 8 किलोमीटर से कम दूर ना हो, 8 किलोमीटर से कम दूर ना हो। तो इसका मतलब मिनिमम 8 किलोमीटर तो होना चाहिए, फिर चाहे 9 किलोमीटर दूर हो, 10 किलोमीटर, तो मिनिमम तो 8 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अब मैक्सिमम तो कितना हो सकता है, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000, मतलब हो तो इंडिया के अंदर ही, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जो भी पर्टिकुलर लिमिट है उससे दूर हो। यानी दूर एरिया की बात कर रहा है, जहाँ पे ना बंदा ना बंदे की जात, ऐसे बोलते हैं ना, कहने का मतलब ज़्यादा पर्सन नहीं हो, ज़्यादा पर्सन नहीं हो। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए गांव का एरिया हो गया एक तरीके से, बहुत दूर एरिया हो गया, वहाँ पे जनरली ये एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत दूर हो गया है, वो लिमिट से क्या हो गया, कंटोनमेंट बोर्ड या म्यूनसिपलिटी की लिमिट से दूर। तो नॉट लेस देन 8 किलोमीटर अवे, ठीक है, नॉट लेस देन नहीं बोल रहा, नॉट लेस देन, तो मिनिमम 8 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो गया। और इज़ लोकेटेड इन ए रिमोट एरिया। अब रिमोट एरिया का मतलब क्या हो गया, ये नीचे बोल दिया कि रिमोट एरिया हेयर मीन्स एन एरिया लोकेटेड एटलीस्ट 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए टाउन। तो एक टाउन है, शहर, उससे अराउंड 40 किलोमीटर दूर हो, ठीक है, एट लीस्ट 40 किलोमीटर, फिर चाहे 45 हो, 50 हो, एट लीस्ट 40 किलोमीटर हो गया फ्रॉम ए टाउन। हैविंग पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20,000 एज पर लेटेस्ट पब्लिश सेंसस। जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो क्या है,
20,000 से ज़्यादा नहीं हो, हैविंग पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं हो, यानी 20,000 या उससे कम हो, और जो शहर से 40 किलोमीटर दूर हो, तो जनरली वो एक तरीके से रिमोट एरिया हो गया, देन इट इज़ टैक्स फ्री। इसका मतलब अगर आपको अकोमोडेशन वहाँ दिया गया है तो आपके लिए टैक्स फ्री हो गया। अब आप बोलिए कि आपने एग्जामेशन कौन कौन सी देखी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड देखी, यूनियन मिनिस्टर या पार्लियामेंट के जो भी ऑफिशियल देखा आपने, तो वो आपने एक देखी। फिर आपने ये एग्जामेशन देखी, एग्जामेशन ऑफ 90 डेज़ कि 2 हाउसेस में से एक हाउस की आपको एग्जामेशन मिल सकती है जो लोअर टैक्सेबल वैल्यू वाला हो। अगर आपके पास 2 हाउस है 90 डेज तक की है, उसके बाद तो दोनों ही हाउसेस टैक्सेबल होंगे। लोअर वैल्यू वाली क्यों लोगे, क्योंकि आपको पता है कि हायर वैल्यू वाली आपकी, यानी 2 में से एक लोअर वैल्यू आपकी टैक्सेबल होगी, याद रखना। तो हायर वाली टैक्स फ्री होगी। एग्जामेशन में क्या बोल रहे हैं, हायर वैल्यू वाली टैक्स फ्री होगी, क्योंकि आपका फ़ायदा है। हायर वैल्यू नहीं लोगे तो आपका फ़ायदा क्या होगा, आपका टैक्स कम बनेगा। लोअर वैल्यू लेने से क्या होगा, आपका टैक्सेबल जो भी पार्ट आएगा वो कम आएगा। हायर वैल्यू लेने से टैक्सेबल पार्ट ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हायर वैल्यू को टैक्स फ्री बोल रहे हैं और लोअर वैल्यू को टैक्सेबल बोल रहे हैं, समझ गए। फिर सी वाला पार्ट हमने देखा, जिसमें क्या बोल दिया कि ये रिमोट एरिया में होना चाहिए या ऐसे टेम्परेरी नेचर का होना चाहिए पर्टिकुलर पार्ट, जहाँ पे आप माइनिंग साइट पे काम कर रहे हो, डैम साइट पे काम कर रहे हो। 800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का बिल्टअप एरिया नहीं होना चाहिए, और लोकल लिमिट से 8 किलोमीटर जनरली मिनिमम जो 8 किलोमीटर दूर होना चाहिए, मैक्सिमम तो चाहे कितना भी पार्ट हो। और रिमोट एरिया का बता दिया कि टाउन से 40 किलोमीटर दूर होना चाहिए और जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए थोड़े टिपिकल बात थे तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये मत सोचिए बार बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही आपको बाद में दिक्कत करते हैं। आप मुझसे पूछते हैं कि ये नहीं आया, तभी मैं इनमें ज़्यादा ध्यान देता हूँ और ये पर्टिकुलर पार्ट आपको बता देता हूँ। अब देखिए इलस्ट्रेशन सिंपल सा है, क्या बोल रहा है, मिस्टर चौहान एज द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर। बेसिक सैलरी कितनी दे रखी है, 5,000 रुपीज़ पर मंथ। अब देखिए मैं आपको बोलता जाऊंगा कि क्वेश्चन सिंपल ही है, इसलिए बता देता हूँ। इसमें पूरे 12 मंथ के लिए ही है, चाहे पढ़ के देख लेना। तो 5,000 टू 12 60,000 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो क्या कैलकुलेट कर रहे हो, रेंट फ्री अकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। आप कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, आप रेंट फ्री अकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू देख रहे हो। तो उसके हिसाब से आप देखिए कि सैलरी में क्या क्या आएगा। तो देखिए बेसिक सैलरी का आपका पार्ट आएगा, एजुकेशन अलाउंस में आपका टैक्सेबल जो भी पार्ट है वो आ जाएगा। तो देखिए एजुकेशन अलाउंस जो आपको मिल रहा है वो 500 पर मंथ मिल रहा है। ही हैज़ 3 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रखा कि पर चिल्ड्रन का कितना मिल रहा है, तो हम मानेंगे तीनों चिल्ड्रन का एक साथ 500 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है। तो 500 इंटू 12 के हिसाब से आपको 6,000 मिल रहे हैं। और आपको बताया कि एग्जाम्शन कितनी मिलती है, मैक्सिमम 100 रुपीज़ की मिलती है। क्योंकि अगर आप देखिए 500 अपॉन 3 करके देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इसी टाइप का 240 रुपीज़ वाला, ठीक है। तो आपने उसमें क्या करा, 240 अपॉन 3 करा और इंटू 2 चिल्ड्रंस के लिए क्या करा। आपको पता है कि एक बच्चे के लिए 80 रुपीज़ आ रहा था, जबकि यहाँ पे देखिए 500 अपॉन 3 करके देखिए तो एक बच्चे के लिए अराउंड आ रहा है 167 रुपीज़ आ रहा है, 166.66 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम जो मिलेगी वो एग्जाम्शन 100 रुपीज़ की मिलेगी, ये नहीं मिल सकती 2 बच्चों के लिए। तो 100 रुपीज़ इंटू 2 बच्चे इंटू 12 2400। तो 6,000 में से 2400 गए तो कितने बचे, 3600, ठीक है। एक ही पार्ट। अगर याद रखना कि 500 पर मंथ की जगह 240 पर मंथ आता, जो कि मैंने आपको जब HRA और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का क्वेश्चन दिया था तो तब मैंने आपको बताया था। तो 240 अपॉन 3 इंटू 2 करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि आपको पता है कि 3 चिल्ड्रन के लिए क्या 240 रुपीज़ दिए, तो 2 चिल्ड्रन के लिए कितने होंगे 160 रुपीज़, पर चिल्ड्रन के लिए 80 रुपीज़। मैक्सिमम एग्जाम्शन 100 होती है, लेकिन जब 80 रुपीज़ एवरेज निकल के आ गई तो आप 80 रुपीज़ ही एग्जाम्शन लेस करोगे ना, तो 80 इंटू 2 इंटू 12 कर पाओगे। तो मैक्सिमम ये है, इसके अंदर जितनी एग्जाम्शन है वो देख सकते हो। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी मिल रही है आपको एवरेजली 167 पर चाइल्ड मिल रही है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो मैक्सिमम है वो पूरी की पूरी 100 रुपीज़ हम कवर कर सकते हैं। तो 100 इंटू 2 इंटू 12 2400, इससे ज़्यादा हम कवर नहीं कर सकते। तो ये एक तरीके से लेस कर दी गई और बाकी टैक्सेबल पार्ट आ गया। अब फीस देखिए कितनी है, 5,000 पर एनम। तो फीस तो आती है, आपको पता है, फीस भी आता है, बोनस भी आता है, कमीशन भी आता है, तो ये तो आएगा। अब देखिए ये बोल रहा है एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ, ये भी आपका आएगा। DA आपका दे रखा है 3,000 पर मंथ दे रखा है, ठीक है। बोनस आपको दे रखा है 10,000 पर एनम। और प्रोफेशनल टैक्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। देखिए अगर एम्प्लॉय का जो प्रोफेशनल टैक्स है एम्प्लॉयर पे करता है, तो हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशंस को एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, परक्यूजिट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, परक्यूजिट्स। और परक्यूजिट्स की वैल्यू लेनी है क्या, नहीं लेनी, परक्यूजिट्स की वैल्यू नहीं लेनी।
और एक और चीज़ याद रखिए कि आप ये मत बोलना कि सर आपने ये बताया था, ये तो आपने बताया था कि एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन क्या है, एक तरीके से एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो तो आता है सैलरी के कैलकुलेशन में। वो किस में आता है, ध्यान है क्या, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, कि वो स्पेसिफाइड है या नहीं है। तो हमने 3 कंडीशन देखी थी कि वो डायरेक्टर एम्प्लॉय, कि मतलब जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो डायरेक्टर के फॉर्म में काम कर रहा है, चाहे एक दिन भी काम करे। फिर दूसरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, और तीसरा 50,000 से ज़्यादा की सैलरी। तो 50,000 की ज़्यादा की सैलरी के कैलकुलेशन में हमने उस वक्त पार्ट देखा था कि क्या क्या कैलकुलेशन में आएगा, तब ये भी पार्ट आता। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन से रिलेटेड सैलरी की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स नहीं आती। ठीक है, समझ गए। एक बार इसको हटा दूँ। अब देखिए क्या बोल रहा है, ही हैज़ बिन प्रोवाइडेड ए रेंट फ्री एकोमोडेशन इन मुंबई। मुंबई में एक तरीके से आपको पता है कि पॉपुलेशन जो भी होगी वो क्या होगी, 25 लाख से ज़्यादा ही होगी। तो 15% ऑफ सैलरी आपका पार्ट आएगा अगर एम्प्लॉयर जिसने हमें रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है वो ओनर है। अगर एम्प्लॉयर उस रेंट फ्री एकोमोडेशन का क्या है, ओनर है, जहाँ पे हमें क्या दिया है, मुंबई में एकोमोडेशन दिया है, उस एकोमोडेशन का ओनर हो। 60% ऑफ डीए ओनली फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अब देखिए मैंने बोला था अभी 3,000 पर मंथ आएगा, लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ा तो 3,000 का 60% लूँगा, कितना, 1,800 पर मंथ। कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन इन द हैंड ऑफ मिस्टर चौहान इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखिए ये बोल रहा है कि 2 केसेस दे रखे हैं, एक तो द एम्प्लॉयर ऑन सच अकोमोडेशन, और दूसरा क्या बोल रखा है, द एम्प्लॉयर हायर सच अकोमोडेशन एट ए मंथली रेंट एट ए मंथली रेंट ऑफ ₹900। तो 900 इंटू 12 कितने होते हैं, 10,800 होते हैं। अगर देखिए सॉल्यूशन में आप देखोगे तो इसमें क्या बोल रखा है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर 15% ऑफ सैलरी निकलेगी, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर 15% ऑफ सैलरी, और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच इज लोअर। अब देखिए क्यों, क्योंकि वो मुंबई में रह रहा है और मुंबई में पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, इसलिए 15% ऑफ सैलरी आ रहा है। अगर हमें क्वेश्चन में बोल देता कि इसकी पॉपुलेशन 15 लाख है, 25 लाख से ज़्यादा नहीं 15 लाख है, तो मैं यहाँ 15% की जगह 10% लेता। अगर बोलता कि पॉपुलेशन 10 लाख तक है, या 8 लाख है, 7 लाख है, 9 लाख है, 10 लाख है, ऐसे बोलता, तो मैं 7.5% लेता। किस वाले केस में, पहले वाले केस में। तो जब भी एम्प्लॉयर ओनर हो तो उस केस में क्या देखी जाती है, पॉपुलेशन। और अगर एम्प्लॉयर ने किराए पे ले रखा है तो एक्चुअल रेंट पेड और पेबल, और 15% ऑफ सैलरी, ये फिक्स है, दोनों में से जो कम है। समझ गए। तो सैलरी कैसे निकली, जो मैंने ऊपर बताया। ठीक, एक और चीज़ याद रखना, ये जो प्रोफेशनल टैक्स ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में उसको डिडक्शन मिल जाती है, पर यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए सैलरी का पार्ट देखना है, तो उसमें हम लेस वैस कुछ नहीं करते। जनरली हम जो भी लेते हैं वो टैक्सेबल पार्ट लेते हैं, मॉनेटरी अलाउंस का जो भी लेते हैं, बेसिक, बोनस, फी, कमीशन, सारा पार्ट लेते हैं, और मॉनेटरी पेमेंट लेते हैं, नॉर्मल चीज़। तो देखिए बेसिक सैलरी क्या ली, 5,000 इंटू 12। बोनस आपको दे रखा था 10,000 पर एनम, मेरे अकॉर्डिंग तो, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, फिर भी मैं आपको बताते जाता हूँ। देखिए बोनस हो गया आपका, और फीस देखिए 5,000 पर एनम, तो ये पर एनम है, ये पर एनम है, ये लिया है। ठीक है, फिर डीए देख लेना, देखिए 60, ये 10, ये 5। अब देखिए अलाउंसेस में बोल रहा है डीए, डीए कितना था आपका, 3,000 पर मंथ था। 3,000 इंटू 12 कीजिए, कितना होगा, 36,000। 36,000 का 60%, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट का जो पार्ट है वो सिर्फ 60% ही है। या ऐसे कीजिए एक बार, 3,000 का 60% निकालिए, 1,800 आएगा। 1,800 इंटू 12 करके देखिए तो 21,600 आए, कैसे भी निकालिए, एक ही बात है, आपकी मर्जी। एंटरटेनमेंट अलाउंस देखिए कितना आ रहा है, 12,000, वो समथिंग आपका था 1,000 पर मंथ, ये रहा एंटरटेनमेंट अलाउंस। और एजुकेशन अलाउंस है, मैंने आपको क्या बताया था, 500 इंटू 12 6,000 आएगा, उसमें से कितना लेस हो जाएगा, 2,400 लेस हो जाएगा। तो देखिए इसने यही कर रखा है, 6,000 आया और 2,400 क्यों लेस किया है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्शन 100 रुपीज़ पर चाइल्ड मिल सकती है 2 चिल्ड्रन के लिए, तो 100 इंटू 2 इंटू 12। जबकि आपका जो एवरेज पर चिल्ड्रन का अलाउंस आ रहा था वो 167 आ रहा था, जो मैक्सिमम से ज़्यादा था। इसका मतलब इतनी नहीं मिल सकती है एग्जाम्शन, सिर्फ मैक्सिमम इतनी ही मिल सकती है, 100 रुपीज़ की ही मिल सकती है पर चाइल्ड, और वो भी कितने, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए। तो 6,000 में 24 गए, 36 आ गया। अब देखिए वो प्रोफेशनल टैक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन को अगर एम्प्लॉयर पे करेगा तो जनरली वो परक्यूजिट्स का पार्ट बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है, प्रोफेशनल टैक्स पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इज ए परक्यूजिट, हैंस द सेम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन सैलरी फॉर द अफोर्सेड पर्पज। इसका मतलब क्या है, रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए वर्किंग नोट है ये कंपटीशन ऑफ सैलरी नहीं है कोई, ये वर्किंग नोट किसके लिए है, रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए। तो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कई जने बार बार कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं सर फिर आप है ना पूरा डीए बार क्यों ले रहे हो, अभी आपने बोला कि 60% ही लेना है, ठीक है। अरे भाई वो तो पूरा का पूरा ही आएगा, वो 36,000 कब आएगा, जब हम कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी की बात कर रहे हैं, यानी फॉर्मेट बना रहे हैं, उसमें हम बोल रहे हैं कि बेसिक सैलरी, डीए,
टैक्सेबल ग्रेचुटी, वो सब आएगी। वो सब क्यों आएगी? क्योंकि हमें टैक्सेबिलिटी निकालनी है कि ग्रॉस सैलरी कितनी है, उसमें डिडक्शन कितनी लेस करनी है। जबकि यहाँ पे डिडक्शन विडक्शन कुछ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर केस क्या बोल रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन का बोल रखा है। जैसे आप HRA की सैलरी निकालते हो तो उसमें क्या लेते हो, 3 ही लेते हो, बेसिक, DA अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, और कमीशन अगर वो टर्नओवर के परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है। तो वो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंड करता है, समझ गए? तो अभी कंडीशन में क्या बोल रहा है, ये निकाल ली हमने, और इसका कितना लिखोगे, 15%। देखिए कितना आया, 1,12,200 का। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं फटाफट निकाल के बता देता हूँ आपको। मेरा आया 16830, 16830, वैसे दे रखा है ये रहा, ठीक है। और दूसरे केस में क्या आएगा, 16830, और एक्चुअल रेंट पेड कितना है, 10,800। कैसे, 900 रुपीज़ पर मंथ है, जो कि क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखा है। तो इंटू 12 के हिसाब से कितना है, 10,800 निकल के आया। दोनों में से जो कम है 10,800। ये आ गया अपना वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब देखिए, अगर इसमें फर्नीचर की वैल्यू भी होती तो वो प्लस कर देते। वो कैसे होगी मैं आपको बता दूंगा कि अगर खुद का है तो 10% कॉस्ट का आ जाएगा, और खुद का नहीं है, किराए पे लिया है, तो वो हायर की वैल्यू आ जाएगी, रेंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही जोड़ेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, रेंट फ्री फर्निश। अभी तो देखिए हमें पता है कि यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू कहीं क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो यही हमारा रेंट फ्री अनफर्निश एकोमोडेशन है, और यही हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन है। यही हमारा एक तरीके से रेंट फ्री एकोमोडेशन है, क्योंकि हमें फर्नीचर की कहीं वैल्यू दे ही नहीं रखी, सिंपल सा। अब देखिए ये बोल रहा है सेकंड केस इलस्ट्रेशन, ये बोल रहा है कि इन अबव इलस्ट्रेशन हाउ शैल आंसर डिफर इफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन ए सिटी वेयर पॉपुलेशन इज ओनली 14,60,000। अगर पॉपुलेशन सिर्फ 14,60,000 है, तो आपको पता है कि एक केस मैंने बताया था 7.5 का, एक बताया था 10% और एक 15%। 15% क्यों कर रहे थे, क्योंकि मुंबई में थे। मुंबई में 25 लाख से ज़्यादा लोग होते हैं जनरली। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया, अगर 14,60,000 होते तो वो 10 से लेके 25 वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, मोर देन 10 लाख बट अप टू 25 लाख। तो क्या आएगा, 10% ऑफ सैलरी। तो देखिए 10% ऑफ सैलरी कितना निकल के आया, 11,220। इसका 1,12,200 का 10%। और देखो हायर्ड में सेम ही आएगा। हायर्ड में क्या है, वही रेट होती है, आपको पता है एक्चुअल रेंट पेड। तो कितना था आपका, 900 इंटू 12 के हिसाब से 10,800, और ये 15% ऑफ सैलरी कितना था, 16 समथिंग था ना, 830। तो उसमें से दोनों में से जो कम है ये आएगा। तो सेम, कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखिए ये इलस्ट्रेशन बोल रहा है किसका, मिस्टर स्तुति हैज़ द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर। देखिए इसमें सबसे पहले ए पॉइंट में दे रखा है आपको बेसिक सैलरी 15,000 पर मंथ है, तो इंटू 12 कर देना, तो कितना आता है समथिंग, मेरे हिसाब से 1,80,000 आ जाएगा, ठीक है। DNS अलाउंस कितना दे रखा है, 5,000 पर मंथ, तो ये आ जाएगा 60। कह रहा है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है। तो अगर आप रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी का पार्ट देखोगे तो उस केस में क्या है, DNS अलाउंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी की बात करोगे तो सब कुछ आता है, कहने का मतलब DA आएगा। अब देखिए हॉस्टल अलाउंस की बात कर रहा है, तो हॉस्टल अलाउंस देखिए 1,000 पर मंथ है, डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, ये बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे कोई चाइल्ड ही नहीं है। अगर होता चाइल्ड, चाहे वो पढ़ता चाहे नहीं पढ़ता, सीधी सी बात है, तब भी मैंने क्या बताया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक एग्जाम्प्ट होता है। वैसे ही चिल्ड्रन से रिलेटेड अगर हॉस्टल अलाउंस होता है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, तो वो 300 पर मंथ होता है। लेकिन यहाँ पे तो चाइल्ड ही नहीं है, कह रहा है डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, तो एग्जाम्शन कुछ नहीं मिलेगी। और 1,000 इंटू 12,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। 12,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। टिफ़िन अलाउंस समझ गए ना। देखिए जब बच्चा ही नहीं है तो सीधी सी बात है, एग्जाम्शन 300 का कोई केस ही नहीं आएगा, एग्जाम्शन 300 का कोई केस ही नहीं आएगा। चाइल्ड चाहे हो, चाहे स्टेप चाइल्ड हो, तब भी ले लेंगे, याद रखना, ठीक है। चाहे स्टेप चाइल्ड हो तब भी ले लेंगे, या खुद का यानी बॉन्ड किया हुआ है तब भी जनरली आ जाएगा। लेकिन अगर स्टेप चाइल्ड है तब भी आ जाएगा, यहाँ तो है ही नहीं, या है ही नहीं, तो हॉस्टल अलाउंस में एग्जाम्शन का केस ही नहीं आएगा और पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। 1,000 इंटू 12, 12,000। टिफ़िन अलाउंस 500 इंटू 12 पूरा टैक्सेबल होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखिए यहाँ पे ये कहीं नहीं बोल रखा है, या नीचे जब पढ़ोगे या कहीं नहीं बोल रखा होगा कि ये हैंडीकैप्ड है। अगर हैंडीकैप्ड ये होता तो उस केस में 3,200 पर मंथ तक एग्जाम्प्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 200 पर मंथ है, तो ये पूरा टैक्सेबल होगा। तो कितना होता है, 2,400, 200 इंटू 12। बोनस 20,000 पर एनम है, अच्छी बात है, निकालने की जरूरत नहीं है। कमीशन 15,000 पर एनम, अच्छी बात है। फ्री रिफ्रेशमेंट इन ऑफिस वर्थ 5,000 पर एनम। देखिए जो 3 पॉइंट है ना, ये टैक्स फ्री वाले हैं। थर्ड वाला केस मैं अभी आपको फर्स्ट केस ही बता रहा हूँ, जिसमें क्या बता रहा हूँ कि सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल पार्ट, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, रेंट फ्री एकोमोडेशन ही पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ये जनरली जो पार्ट है ये एक तरीके से क्या फैसिलिटी के हैं।
तो रेंट फ्री एकोमोडेशन में तो वैसे भी ये आएंगे ही नहीं, ये जो फैसिलिटी के पार्ट है ये वैसे भी आएंगे ही नहीं। लेकिन अगर बेसिक सैलरी कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, देखिए जैसे ये कि ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी क्या है, तो उसमें ये सब कुछ पार्ट आएगा, तो मुझे परक्यूट्स बताने पड़ेंगे। तो मैं हल्का सा पॉइंट बता देता हूँ, नहीं तो आप टैक्स फ्री वाले पॉइंटों में जाके देखना, 1 से 20 सिंपल सिंपल पॉइंट है। अगर आपको टी, स्नैक्स, छोटे मोटे जैसे आपको पता है ना, कुरकुरे वुरकुरे हो गए या कोई भी नमकीन वमकीन दे दी, तो ये बोल रहा है टी यानी चाय, कचौरी समोसे, एक तरीके से ये आपका नाश्ता वास्ता हो गया। नॉन एल्कोहलिक बेवरेज हो गए, इसका मतलब अल्कोहल वाले नहीं, नॉर्मल बेवरेज हो गए पीने के, मिल्क टाइप का हो गया या कोई और भी जूसेस हो गए। तो ये बोल रहा है कि अगर ये फ्री रिफ्रेशमेंट आपको ऑफिस के टाइम पे दिए जाते हैं तो वो एग्जाम्प्ट होंगे, क्या होंगे, एग्जाम्प्ट होंगे, निल होंगे। मोबाइल फ़ोन फैसिलिटी आपको दी जाती है एम्प्लॉयर द्वारा, वो भी एग्जाम्प्ट होती है। कंप्यूटर फैसिलिटी दी जा रही है, वो भी एग्जाम्प्ट होती है। याद रखना ये एम्प्लॉयर का होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर आपको दे रहा है कि भाई ये यूज़ करो, जैसे ही आप छोड़ के चले आओगे बिजनेस, आपको वापस से हमें मोबाइल फ़ोन लौटाना पड़ेगा। ये कंप्यूटर या लैपटॉप ले लो, वापस से क्या करना पड़ेगा, हमें लौटाना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि ओनरशिप एम्प्लॉय के पास नहीं आई है, ओनरशिप अभी भी एम्प्लॉयर के पास है, तो ये भी फ्री होते हैं, तो ये भी फ्री है। ये 900 इंटू 12 क्योंकि ये पर मंथ है, बस ये ध्यान रखना आपको। और ये 10,000 पर एनम भी क्या है, फ्री है। तो ये तीनों फ्री है फैसिलिटी के फॉर्म में। और आपको बताया कि परक्विजिट्स जब भी हम देखेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन की सैलरी के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है शी हैज़ बिन प्रोवाइडेड रेंट फ्री अकोमोडेशन ओन्ड बाई एम्प्लॉयर इन कोलकाता। अब देखिए कोलकाता 25 लाख से ज़्यादा ही होंगे, तो हमें 15% ऑफ सैलरी का पार्ट लेना पड़ेगा। द हाउस वॉज अलॉटेड टू हर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 May 19, बट शी कुड ऑक्यूपाइड द सेम ओनली फॉर 1 June 19। अब देखिए उसको अलॉट कब किया है, 1 May को, ऑक्यूपाई कब करा उसने, 1 June 19 को, ठीक है। ये बोल रहा है फाइंड हर ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। अब देखिए सॉल्यूशन दे रखा है, पर ये भी याद रखना, देखिए ये मेन लाइन है, चलो ये मैं बता ही देता हूँ। ये बोल रहा है द हाउस वॉज अलॉटेड टू हर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 May, बट शी कुड ऑक्यूपाई द सेम ओनली फ्रॉम 1 June। तो सीधी सी बात है, जो रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी का पार्ट निकालना पड़ेगा वो 10 मंथ का देखना है, क्योंकि जब से उसने ऑक्यूपाई करा है, अलॉट किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब से एक तरीके से उसने वहाँ पे रहना चालू करा है, तो शी कुड ऑक्यूपाई द सेम ओनली फ्रॉम 1 June, तो तब से ही वो ऑक्यूपाई कर पाई। देखिए जैसे मैं किसी कंपनी में एक तरीके से जॉब पे लगा, तो मुझे पता है कि जैसे मैं यहाँ रहता हूँ और दिल्ली पे लगा, तो उन्होंने बोला कि आपके लिए हमने ये एकोमोडेशन बुक कर दिया, अलॉट कर दिया है, लेकिन आपको जो जॉब पे एक तरीके से आना है तो आप तो 1 महीने बाद आओगे, जैसे मुझे बोल दिया 1 महीने बाद, तो मैं 1 महीने बाद ही तो ऑक्यूपाई करूँगा। तो उसके बाद से जनरली क्या होगा, अलॉटमेंट का पार्ट आएगा, एक तरीके से अलॉटमेंट दे रखा है लेकिन ऑक्यूपाई का पार्ट उसके बाद ही आएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ऑक्यूपाई स्तुति ने 1 जून को करा, तो 1 जून से लेकर 31 मार्च, तो मेरे हिसाब से क्या हुआ, अप्रैल में ही हटा दीजिए, ये 10 मंथ के लिए आ जाएगा। किसके लिए, 10 मंथ के लिए, समझ गए। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में ये दे रखा है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिसेस स्तुति फॉर असेसमेंट ईयर 2021, ये निकालनी है। पर आपको पता है कि देखिए रेंट फ्री अकोमोडेशन भी आपको कैलकुलेट करना है, जो कि आपके वर्किंग नोट का पार्ट है। पहले हम सिंपल देखते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में सारा पार्ट क्या आएगा, क्योंकि देखिए जब भी आप कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी करते हो तो उससे जब रेंट फ्री अकोमोडेशन की सैलरी आपको चाहिए होती है तो वो देखना आसान होता है, क्योंकि इसके थ्रू आप देख लोगे हाँ ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ऐसे। तो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, चाहे डीए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है चाहे नहीं है, वो तो लेना ही पड़ेगा, सीधी सी बात। तो जब भी हम कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी की बात करें तो देखिए 15,000 इंटू 10 थोड़ी बोलेंगे, 12 इंटू 12, क्योंकि उसको सैलरी कितने महीने के लिए मिली, 12 महीने के लिए। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी 10 महीने के लिए आएगी, लेकिन अभी जो बेसिक सैलरी कंप्यूटेशन के लिए आ रही है, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल पार्ट के लिए, वो तो पूरे आपके 12 महीने की आएगी। बोनस देखिए 20,000, कमीशन देखिए 15,000, तो आपको 20, 15 दिख रहा होगा। फिर अलाउंसेस का पार्ट देखेंगे हम, सीधी सी बात है। तो देखिए इसने पहले ही लिख लिया, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब ये अलाउंसेस दे रखे हैं और ये आपके परक्विजिट्स दे रखे हैं, समझ गए। अलाउंसेस में देखिए 5,000 इंटू 12, 1,000 इंटू 12, एग्जाम्शन कुछ नहीं है क्योंकि कोई भी चाइल्ड नहीं है। अगर एक भी चाइल्ड होता तो 300 पर मंथ, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए, 2 चाइल्ड है तो इंटू 2, 3 चाइल्ड है तो तब भी इंटू 2 ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए मिलती है। और इंटू 12 क्यों, क्योंकि 300 रुपीज़ पर मंथ है, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। तो 1,000 इंटू 12, देखिए मैं बोल रहा हूँ ये 60, ये 12, ये 6,000 और ये 1,200, ये आ रहा है, ठीक है। 1,200 नहीं, 2,400, गलती से 1,200 बोल रहा हूँ, क्योंकि 200 इंटू 12 24 होते हैं ना, 60, 12,000, 6,000, 2,400, तो टोटल कितने हो गए, 80,400 हो गए। तो देखिए 180 आया, 20 आया, 15 आया, कितना सिंपल है। अब देखिए परक्विजिट्स में मैंने क्या बताया, ये तीनों ही फैसिलिटी निल होती है, देखिए निल आ गई। फ्री रिफ्रेशमेंट भी टैक्सेबल नहीं होते, ठीक है।
मोबाइल और टेलीफोन फैसिलिटी भी टैक्सेबल नहीं होती और कंप्यूटर फैसिलिटी भी टैक्सेबल नहीं होती है। देखिए आगे और डिटेल पार्ट आएगा कि एम्प्लॉय ने एक तरीके से क्या कर दिया, एम्प्लॉयर से खरीद लिया फिर उसको बेच दिया, वो जो अलग चीज़ है वो तो पार्ट अलग है एक तरीके से। या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या कर दिया, दे दिया और बोल दिया कि आराम से आप इसको क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। तो उसमें देखिए अलग अलग पार्ट आएगा, वो तो कैलकुलेशन का पार्ट अलग आएगा, वो टैक्सेबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अभी भी ये एम्प्लॉयर का है, मोबाइल जो भी है वो एम्प्लॉयर के पास है, कंप्यूटर एम्प्लॉयर के पास है, इसलिए हमें सिर्फ फैसिलिटी दी है कि इसका यूज़ करो, तो ये नील है। ठीक है, अब रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए नीचे कैलकुलेशन दे रखी है। अब देखिए 180 का आपका 10/12 आएगा, 20 का 10/12 आएगा। इससे अच्छा क्या करें कि पहले पूरे साल का ही देख लीजिए, लास्ट में क्या करना, जैसे ही आप परसेंटेज निकालोगे, कोलकाता में रह रहा है और एम्प्लॉयर ने वो रेंट फ्री एकोमोडेशन ओन किया हुआ है, तो 15% ऑफ सैलरी निकलेगा, आपको ये पता है। तो सैलरी पहले 12 महीने की निकालो और उसका इंटू 10/12 कर लेना। सैलरी जो भी निकलेगी उसका इंटू 15% इंटू 10/12, सिंपल आ जाएगा। तो देखिए 180 आएगा, 20 आएगा, 15 आएगा, ये तीनों आएंगे। डीएनएस अलाउंस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है। किसकी कैलकुलेशन के लिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए डीए का पार्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है। हॉस्टल अलाउंस आ जाएगा, ठीक है, टिफ़िन अलाउंस आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ जाएगा, ये तीनों आ जाएंगे। ठीक, नीचे देख लीजिए एक बार, 180 आ जाएगा, 20 आ गया, 15 आ गया, हॉस्टल अलाउंस आ जाएगा, डीए नहीं आएगा क्योंकि ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है, इसलिए नहीं आया। टिफ़िन अलाउंस आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ जाएगा, टोटल मिला के कितना हो गया ये। अब 235,400 इंटू 10/12 आ गया, तो ये 10 महीने की आपकी सैलरी निकल के आ गई और उसका 15% कितना आ गया, 29425। ये हो गया अपना वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इधर आ गया। अब हमारी जो ग्रॉस सैलरी है वो कितनी निकली ये। अब देखिए अगर यहाँ पे कोई हम लेस करें और टैक्सेबल सैलरी में बताऊँ तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लेस कर सकते हो, जो क्या होगा 50,000 या ग्रॉस सैलरी, उसमें से दोनों में से जो कम हो, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लेस कर लेना। एंटरटेनमेंट अलाउंस जनरली होता है, वो किन के लिए होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। ठीक इसी तरीके से क्या होता है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या जिसे प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं, वो भी जनरली आपको लेस करना पड़ेगा, पर वो अगर होता तो वह लेस कर देते, और वो जनरली आप 2500 तक का लेस कर सकते हो। और पिछले साल एक तरीके से बोलते हैं कि एम्प्लॉयर ने पे करा हो वो होना चाहिए, लेकिन मैंने अभी आपको डिटेल में नहीं बताया, जब डिटेल में बताऊंगा तब आ जाएगा, अभी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी ग्रॉस सैलरी का नॉर्मल 324,825 आ जाएगा। अब देखिए आपको दे रखा है वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन, ये भी देख लेते हैं क्योंकि मुझे यहाँ तक का ही क्वेश्चन कराना था पिछले वीडियो में। अब देखिए कितनी बड़ी वीडियो बन जाती है एक तरीके से, लेकिन अच्छा हुआ चलो लाइट चले गई कि आपको 54 मिनट का वो पार्ट तो समझ में आ गया। अब इसी तरीके से आपको आज क्वेश्चन समझ में आ गए। अब ये वाला पार्ट है वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन। देखिए जो मैंने अनफर्निश अकोमोडेशन की वैल्यू निकाली, अनफर्निश अकोमोडेशन की वैल्यू निकाली, उसके साथ फर्नीचर की वैल्यू जोड़ दो। अब फर्नीचर का मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ फर्नीचर नहीं है, इसमें टीवी भी आ गई, रेफ्रिजरेटर भी आ गया, रेडियो भी आ गया, एयर कंडीशनर भी आ गया, या जितने भी हाउस होल्ड अप्लाइंसेज आ गए जो एक तरीके से आपके घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, यानी नेसेसरी है आपकी रिक्वायरमेंट के लिए। अब देखिए आपको पता है कि आप किसी जगह जाओगे, एम्प्लॉय ने आपको प्रोवाइड करा है एम्प्लॉय का हाउस, तो आप ऐसे थोड़ी कि नॉर्मल आपको एकोमोडेशन दे दिया, अनफर्निश दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ आपको रेफ्रिजरेटर, टीवी, जो आपकी ज़रूरतें हैं जैसे माइक्रोवेव ओवन, तो ये पर्टिकुलर आपको पर्टिकुलर गैस फैसिलिटी वो चाहिए। तो यहाँ पे फर्नीचर में क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, रेडियो, एयर कंडीशनर, या जितने भी हाउस होल्ड अप्लाइंसेज है वो इसमें आ गया। ये जो रूल है चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब जो ये वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर का पार्ट जोड़ना है, ये चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम क्या करेंगे, लाइसेंस फीस उसको क्या मानेंगे, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, उसमें क्या जोड़ देंगे, जैसे ही फर्नीचर का वैल्यूएशन जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्निश अकोमोडेशन। समझ गए, तो लाइसेंस फीस के साथ जोड़ दीजिए। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहे हो तो वही जैसा आपने 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी या 7.5% ऑफ सैलरी जो भी निकाला, या क्या पता वो एम्प्लॉयर ने किराए पे ले रखा है तो उससे रिलेटेड जो एकोमोडेशन है उसमें क्या आता है, एक्चुअल रेंट पेड और पेबल, और 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो कम हो वो निकाला। इस तरीके से पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रखा है। फिर देखिए ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ अनफर्निश अकोमोडेशन प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर मिला के क्या बनता है, वैल्यू ऑफ फर्निश बनता है। वैल्यू ऑफ अनफर्निश अकोमोडेशन कैसे निकलता है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। अभी देखिए मैंने आपको ये निकाला था, तो मान के चलिए इसमें मैंने फर्नीचर कुछ नहीं दिखाया था अभी, तो यही आपका रेंट फ्री था और यही आपका अनफर्निश था।
लेकिन इसके साथ जैसे ही मैं फर्नीचर की वैल्यू जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, फर्निश बन जाएगा। अब वैल्यू ऑफ फर्नीचर क्या है, ये बोल रहा है कि अगर एक एम्प्लॉयर का खुद के ये सारे फर्नीचर है खरीदे हुए हैं तो कॉस्ट का 10% निकलेगा, कॉस्ट का 10% आपकी वैल्यू बनेगा। और ये बोल रहा है कि अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर ने किराए पे ले रखा है और आपको प्रोवाइड कर रखा है, किसको, एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रखा है, तो उस केस में एक्चुअल हायर चार्जेस पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर, ये आ गया। तो देखिए बोल रहा है फर्नीचर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, और फर्नीचर हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर एक्चुअल हायर चार्जेस पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि भाई आपको जो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है उसकी वैल्यू हमने निकलवा के बता दी कि पर्टिकुलर ऐसे निकालनी है, लेकिन सामने वाला जो एम्प्लॉयर है वो आपको क्या कर रहा है, फर्नीचर भी दे रहा है। इसका मतलब रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, रेडियो, इसके अलावा फर्नीचर का जो पार्ट है, हाउस होल्ड और अप्लाइंसेज जो भी काम आते हैं आपके लिए, जो आपके लिए ज़रूरी है, एयर कंडीशनर, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो भी वैल्यू में ऐड करेंगे हम, तो जिससे क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा होगी और टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सामने वाले एम्प्लॉयर की फैसिलिटीज़ का यूज़ कर रहे हो और ये भी फैसिलिटी का पार्ट है। तो अगर एम्प्लॉयर ने खुद ने ओन किया हुआ है, खरीदा हुआ है, तो उसमें क्या आएगा, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। जैसे टेलीविज़न हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वो खरीदा हुआ है तो उसकी कॉस्ट का 10% आ गया। लेकिन जो ये रेडियो, एयर कंडीशनर, ये मान के चलिए किराए पे, हायर पे, तो इसकी जो रेंट की वैल्यू है साल की, या साल की जगह जैसे मैंने ऊपर क्या बोला कि 10 महीने आपने एकोमोडेशन यूज़ करा, ये बताया था इस वाले पर्टिकुलर केस में, तो उस 10 महीने के लिए रेंट का पार्ट आ जाएगा कि रेंट ऑफ एसी 10 महीने का, वो जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन बन जाएगा। समझ गए, सिंपल सा पार्ट इलस्ट्रेशन में यही बोल रखा है, इसलिए मेरे हिसाब से ये कवर कर लेते हैं और अगली वीडियो में बाकी पार्ट कवर कर लेंगे। यही काफ़ी है अभी तो एक ये इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, आज के लिए काफ़ी होगा, नहीं तो आपकी वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ये बोल रहा है श्री आशुतोष हैज़ बिन प्रोवाइडेड विद ए फर्निश अकोमोडेशन इन सिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 14 लाख एज पर लास्ट सेंसस। ठीक है, म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इज ₹80,000 वेयर फेयर रेंट ऑफ द हाउस इज ₹1 लाख। देखिए अब आपको क्या करना है, जब भी रेंट फ्री एकोमोडेशन का पार्ट सोच रहे हो, ये जैसे म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है और फेयर रेंट का पार्ट दे रखा है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो ये हमें देखने की जनरली ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब भी एम्प्लॉयर ने ओन कर रखा है तो हमें पॉपुलेशन का पार्ट देखना पड़ेगा। पॉपुलेशन में कितना है, 14 लाख, जो कि क्या आ रही है, 10 लाख से ज़्यादा, बट 25 लाख के अंदर। तो आपको पता है कि 15% तो आएगा नहीं, 10% ऑफ सैलरी का पार्ट आ जाएगा। एक 7.5 आता है अप टू 10 लाख, फिर मोर देन 10 लाख बट 25 लाख। तो देखिए मोर देन 10 लाख बट 25 लाख तक के पार्ट वाले में ये आ रहा है, तो इसमें 10% ऑफ सैलरी का पार्ट। अब सैलरी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और एक और चीज़ याद रखना, अगर ये ओन्ड बाई एम्प्लॉयर नहीं दिया होता और अगर आपको ये फेयर रेंट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ओनर का ही है, क्योंकि एक्चुअल रेंट जब भी देगा लिखा हुआ, जब भी एक्चुअल रेंट देगा तब जाके हम क्या मानेंगे कि एम्प्लॉयर ने किराए पे लिया हुआ है। तो अगर स्पेसिफिकली लाइन बोल दे कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अच्छी बात है, तो ये एम्प्लॉयर ओनर है। अगर ये लाइन नहीं दे और आपको फेयर रेंट दे दिया, तो उस केस में हम क्या मानेंगे कि तब भी ये ओनर का ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल रेंट नहीं दे रखा। अगर एक्चुअल रेंट दे रखा होता है, फेयर रेंट नहीं दे रखा होता, एक्चुअल रेंट दे रखा होता, मतलब किराए का, सीधी सी बात है। अब देखिए स्पेसिफिकली ये लाइन दे दे ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो सीधी बात है एम्प्लॉयर का है। फेयर रेंट दे दे तो एम्प्लॉयर का है। अगर एक्चुअल रेंट दे दे तो इसका मतलब एम्प्लॉयर ने किराए पे लिया। तो यहाँ पे जैसे हमें पता चल गया एम्प्लॉयर का है, तभी मैंने पॉपुलेशन का पार्ट देखा और उसमें मुझे पता चल गया कि देखिए 14 लाख पॉपुलेशन बोल दी, मतलब 10% ऑफ सैलरी लेनी है। लेकिन देखिए सैलरी डिटेल दे रखी है और हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। तो कंप्यूटेशन जैसे मैंने ऊपर बताया वो भी करना है और वर्किंग भी बनानी पड़ेगी। वर्किंग किस लिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन का पार्ट निकालना है, तो उसके लिए हमें सैलरी चाहिए। ठीक, और जो हमारी कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी होती है और जो रेंट फ्री एकोमोडेशन की सैलरी होती है वो सेम नहीं होती, अलग अलग हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में आप डीए लेते हो, चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है चाहे नहीं हो, सारी चीज़ें लेते हो, पर क्रेडिट भी लेते हो। ठीक, अब जो पर क्रेडिट लेते हो अगर वो टैक्सेबल होंगे तो लोगे, लेकिन रेंट फ्री एकोमोडेशन में जो सैलरी है वो पर क्रेडिट कभी लिए ही नहीं जाते हैं। वैल्यू ऑफ पर क्रेडिट पार्ट बनते ही नहीं है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ बनता ही नहीं है पार्ट, और रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे ग्रेचुटी हो गया, पेंशन हो गया, लीव सैलरी एनकेशमेंट का पार्ट हो गया। पेंशन में कौन सी, कम्यूटेड पेंशन नहीं लोगे, लेकिन अनकम्यूटेड ले लेंगे, यानी मंथली ले लेंगे। इस तरीके से आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन में सोच के चलना है। आप 2-4 बार क्वेश्चन करोगे, थ्योरी पढ़ोगे, याद हो जाएगा। जैसे मेरे को रट जाता है ना, क्यों? क्योंकि मेरे को याद हो जाता है। अब जैसे मेरे से आप 1 महीने बाद पूछोगे तो मैं भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूज होऊंगा, क्योंकि टैक्स ऐसी चीज़ है, प्रोविजंस ऐसी चीज़ है, जितने भी आप पढ़ लीजिए, कोई भी और टॉपिक पढ़ लीजिए, मैं आपसे पूछूंगा 1 महीने बाद, तो आपको 10 में से उसके 6 पॉइंट ही याद रहेंगे, 4 पॉइंट जरूरी नहीं आपको याद रहे। वो तो तभी हम क्या बोलते हैं, एग्जाम के टाइम पे हम पढ़ते हैं और उस वक्त हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं,
तो हमारे एक तरीके से दिमाग में हो जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसान होते हैं बोलते हैं, क्योंकि 4 में से एक नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपकी, आपका फ़ायदा। नेगेटिव मार्किंग होती तो पता नहीं कहाँ जाते, कितना रिजल्ट जाता, कितना कम जाता। तो एक तो ये फ़ायदा है। तो देखिए बोल रहा है बेसिक 25,000 पर मंथ, तो 25,000 टू 12 ये आ गया। अलाउंसेस फॉर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये है डीएनएस अलाउंस 5,000 इंटू 12। अब देखिए जब मैंने ये आंसर देखा है ना, तो आंसर में ना जो रेंट फ्री रिकमेंडेशन में इसको लिया हुआ है, तो मान के चलना ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, क्योंकि नहीं तो मुझे पूरा पूरा पार्ट चेंज करना पड़ेगा आंसर का। तो ये मान के चलिए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, ये मानते हुए इसने क्या कर रखा है, डीए को भी रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए लिया है। ठीक है, अब आप नहीं मानो तो नहीं मानो, लेकिन मैंने बता दिया, क्योंकि फिर कई मुझे पूछेंगे सर कि आपने नीचे जो कैलकुलेशन है रेंट फ्री एकोमोडेशन की ये रही कि सैलरी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री, तो डीए क्यों लिया है। तो ये मान के चलिए कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, इसमें बोल रहा है। ठीक है, इसने लिखा नहीं, ये लाइन में भूल गया। अब चाहे तो मैं ऐड कर दूंगा, पर ऐड करने की जरूरत क्या है, मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3,000 पर मंथ मिला है, किसने दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, किसको, आशुतोष को। उसका एक सन है और 2 मैरिड डॉटर है। पर मैंने क्या बताया आपको कि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए मिलेगा एग्जाम्पशन 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ इंटू 2 इंटू 12, इसका मतलब 2400। और 3,000 इंटू 12 पूरे साल का कितना मिला आपको, 36,000 में से आपका 2400 लेस हो जाएगा, और बाकी कितना बचेगा, 37,600। 37 नहीं, कितना, 33,000 समथिंग 600 ये बचेगा। हाँ ये रहा, 33,600 बचेगा। आ गया। देखिए बेसिक सैलरी 25,000 इंटू 12, DA 5,000 इंटू 12, और ये 36,000 में 2400 के 33,600। क्या देख रहे हैं, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी देख रहे हैं। हो गया। अब देखिए अगला पार्ट, देखिए क्या बोल रहा है इसमें, फर्नीचर डिटेल्स आर एज अंडर। फर्नीचर टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, अदर फर्नीचर, ये हायर्ड बाय एम्प्लॉयर बोल रखा है, मतलब ये किराए पे लिया गया है। 2,000 पर एनम साल का, ये 1,000 पर मंथ, यानी इंटू 12, तो कितना हो गया, 12,000। ठीक है, तो ये 2,000 और ये 12,000 याद रखना, क्योंकि ये पर मंथ है। अब देखिए ओन्ड बाय एम्प्लॉयर 10,000 का 10% निकलेगा वैल्यू, 5,000 का 10% निकलेगा, 20,000 का 10% निकलेगा। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट आपको दे रखी है। और एम्प्लॉय के लिए जो वैल्यू है टैक्सेबल, वो कितनी होगी कि उसने साल के दौरान जो भी यूज़ किया है, तो मान के चलते हैं कि उसने जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% यूज़ किया है, इसलिए देखते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, किराए पे है तो पूरा का पूरा पार्ट, और ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो उसका 10% देखते हैं, जो कि एम्प्लॉय की टैक्सेबल वैल्यू बनती है। कैलकुलेट ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी ऑफ श्री आशुतोष। अब देखिए यहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन आपको निकालना पड़ेगा, ये रहा। तो 10% ऑफ सैलरी मैंने क्यों बोला, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी थी, 14 लाख, याद रखना है ना, जो कि 10 से 25 के अंदर आ रही है। तो 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कैसे निकलेगी, सैलरी में देखिए जब आप ना ये ये जो ये पार्ट देखते हैं, तो आपने ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, तो आपको पता चल गया यार 3 लाख आएगा। 60 देखिए मैंने आपको क्या बोला कि मान के चलिए कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, इसलिए इसने लिया है। और 36 में 24 गए तो टैक्सेबल लेने अलाउंस, क्या लेने, सिर्फ टैक्सेबल अलाउंस लेने, परक्यूजिट्स आपको नहीं लेने, परक्यूजिट्स और कुछ है ही नहीं। रेंट फ्री अकोमोडेशन है आपको निकालना है, तो वो तो जनरली लोगे ही नहीं, क्योंकि वो तो निकाल रहे हो, सीधी सी बात। तो आप देखिए ये बोल रहा है 3 लाख प्लस 60 प्लस 33,600, तो कितना हो गया, 393,600। इसका 10% निकाल देना। अब देखिए यहाँ पे बोल के रखा है कि पूरे 12 महीने एक तरीके से एकोमोडेशन हायर किया है, तो उसके हिसाब से 12 महीने के हिसाब से आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो भी सैलरी का पार्ट है उसका 10% निकालिए, 39,360 आएगा। फिर उसमें फर्नीचर की वैल्यू जोड़ दीजिए, ये अनफर्निश निकला है, क्या निकला है, अनफर्निश। जैसे फर्नीचर की वैल्यू, सेकंड मतलब सेकंड नंबर का नोट, 1 मतलब 1 नंबर का नोट है। ठीक है, सेकंड नंबर के नोट में देखिए क्या आएगा, देखिए 2,000, और ये देखिए कितना था, 1,000 पर मंथ था, तो 12,000 हो गया। ये टोटल कितना हो गया, 12 प्लस 2 14 हो गया एक तरीके से। और ये देखिए 10,000 का 10% 1,000, 5,000 का 10% 500, 20,000 का 10% कितना आएगा, 2,000। थोड़ा सा मिस्टेक नहीं हो गया कहीं, नहीं मिस्टेक नहीं भी, सही है। ये 12,000, ये 20,000 का 10% 2,000, 12 प्लस 2 कितने होते हैं, 14 होते हैं, समझ गए। और ये 2 प्लस डैश 2,000, ये हाँ इस तरीके से दे रखा है, टोटलिंग कर रखी है एक तरीके से। तो आप देखिए टोटल मिला के 17,500 हो गया। या सीधी सी बात है, ऐसे सोच लीजिए ना कि ये 14,000 है, और ये बाकी ये 1,000, ये 500, ये 2,000, ये 3,500 है। 14,000 प्लस 3,500 कितना होगा, 17,500 होगा। जैसे इसमें जोड़ के देखोगे, ऐड करो, ये आ गया। टोटल मिला के कितना हो गया, 5,6,860 हो गया। अब देख लीजिए ये सबका टोटल कीजिए कितना आएगा, 4,50,460 ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी।
तो आपको पता चल गया होगा आइडिया कि जनरली क्या होता है। और डीए देखिए क्यों लिया याद रखना कि हमने रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट माना है। अगर आप नहीं मानते तो मत लीजिए, सीधी सी बात है। तो फिर क्या बनेगा, 3,33,600 बनेगा और उसका 10% निकाल लीजिए तो 33,600 अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू आएगी। उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, 17,500 जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, डीए आप लो ना लो वो आपके ऊपर है। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही था और मुझे इसको अल्टरनेट नहीं करना था। क्या अल्टरनेट बोल रहा हूँ, अल्टर नहीं करना था, यानी मुझे सही नहीं करना था, चेंज नहीं करना था, नहीं तो मुझे सब में चेंज करना पड़ता। इसलिए मान के चलिए रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। ठीक है, या ऊपर ऐड कर देंगे और क्या। तो यहाँ पे बोल रहा है म्यूनसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट आर इररेलीवेंट। इररेलीवेंट क्यों है, क्योंकि एम्प्लॉयर ओनर है। ठीक, सीधी सी बात। अब ये वाला केस है ना जो सेकंड वाला, ये वाला भी देख लीजिए। इसमें बस क्या है कि अगले वीडियो से मैं आपको अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल वाला पार्ट करा दूंगा और बाकी जो केस बचे हुए हैं जो कि अपने किस से रिलेटेड है, टैक्सेबल परक्यूजिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ वाले, वो सारे के सारे कवर करा दूंगा। और क्या पता उसके बाद भी एक्स्ट्रा और पार्ट चालू करवा दूँ। ये बोल रहा है वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेंट। इसका मतलब क्या है कि ऊपर जो था वो पूरा का पूरा रेंट फ्री था, मतलब सारी फैसिलिटी टैक्सेबल थी। आप ऊपर देखिए, जैसे जनरली आपको क्या बोला, ये रहा कि आपको क्या किया गया, फर्निश अकोमोडेशन दिया गया सिटी में। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया नीचे कि आपसे रेंट कितना लिया गया। यहाँ पे कहीं दे रखा है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कितना रेंट लिया, आशुतोष से कितना रेंट लिया, नहीं बोल रखा। बस ये बता रखा है म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल रेंट भी लिखा हुआ होता तो वो कौन पे करता, एम्प्लॉयर पे करता, क्योंकि लिखा हुआ था कि एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ऐसे आता। पर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपसे रेंट का पार्ट ले लिया गया, रिकवर कर लिया गया, तो आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन निकली है एज यूजुअल जैसे ऊपर निकलती है वो निकाल लो। उसमें से रेंट पेबल बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर फॉर द अबव फैसिलिटी, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, आपसे कुछ हिस्सा मांग रहा है रेंट का, तो वो लेस कर दो, बाकी आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप कहीं पे रह रहे हो और आप रेंट पे कर रहे हो तो वो तो एक्सपेंडिचर हो गया, वो थोड़ी फैसिलिटी हो गई। फैसिलिटी का मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है। अगर मान के चलिए एम्प्लॉयर आपसे कंपनसेशन के फॉर्म में ले रहा है, क्या बोल रहा है कि यार 10,000 पर मंथ का एक तरीके से क्या है, फैसिलिटी का पार्ट है ये, यानी मैं रेंट दे रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको 120 की प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको फर्नीचर ये भी दे रहा हूँ। तो मान के चलिए फर्नीचर की जो भी वैल्यू निकल गई 10,000, टोटल मिला के मैं आपको 130 की फैसिलिटी दे रहा हूँ। और आप क्या कीजिए, 2,000 पर मंथ रेंट दे दीजिए मुझे। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटी मैं आपको दे रहा हूँ तो हल्का सा मेरा पार्ट क्या बनता है, आपसे रेंट लेना बनता है। तो मैं आपसे 24,000 रुपीज़ साल का रेंट ले रहा हूँ। तो 130 में से 24 गए, बाकी जो टैक्सेबल पार्ट है वो हमारे लिए 1,06,000 होगा, क्योंकि 24 तो हमने अपनी जेब से दिया। ठीक है, एम्प्लॉयर ने हमसे मांग लिया, हमने एम्प्लॉयर को दे दिया। तो ये बोला रेंट पेबल बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर फॉर द अबव फैसिलिटी, वो लेस कर देंगे, बाकी क्या बनेगी, टैक्सेबल वैल्यू पर क्रेडिट बनेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द अबव रूल ऑफ वैल्यूशन शैल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑल्सो, कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट उससे ले रही है तो वो भी लेस करेगा और बाकी उसका टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। ठीक, अब अगला जो पार्ट आएगा वो जरा सा एकोमोडेशन का आएगा। फिर उसके बाद देखिए जैसे थर्ड पार्ट। अब है ना, इसके बाद याद रखना कि मैंने यहाँ पे है ना सब सेक्शन भी कवर कर रखे हैं, 17 सब सेक्शन 2, उसके साथ 4 दे रखा है। अब ये 4 क्यों दे रखा है, क्योंकि अगर आप ऊपर जाएंगे, एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए सेकंड वाला पार्ट दे रखा है तो एक बार मैं रुको, हाँ ये रहा, देखिए टैक्सेबल परक्यूरेट्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ की बात करता है। मैंने ऊपर जब आपको परक्यूरेट्स का सेक्शन बताया था तो क्या बताया था, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 बताया था। इसके साथ सब पॉइंट किया जाता है 1, तो ये सब पॉइंट 1 है जो मैंने आपको बता दिया। अब बस होटल वाला बचा है और सारा पार्ट खत्म। फिर देखिए सेकंड मैंने कंसेशन वाला भी बता दिया, कंसेशनल रेंट वाला, इसके लिए क्या है सेकंड, इसके लिए क्या है फोर्थ, अमाउंट पेड बाय एन एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन विच अदरवाइज वुड हैव बीन पेबल बाय द एम्प्लॉय। इसका मतलब एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। जैसे एम्प्लॉय का बिल है इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का बिल है, एम्प्लॉय के कोई लोन का पार्ट है, वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो ये आगे आएगा अगली वीडियो में। तो इसका कौन सा सब पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। अब आप बोलोगे सर थर्ड पॉइंट कहाँ गया, थर्ड पॉइंट ये है, ये टैक्सेबल परक्यूरेट्स ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, पर मुझे इसको अलग करके बताना था। तो इसका क्या आएगा, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, और इसका सब पॉइंट क्या आएगा आपका, थर्ड आएगा। तब मैं लिख दूंगा जब आपको ये कवर कराऊंगा, समझ गए। तो इसलिए फर्स्ट के बाद सेकंड पॉइंट आ रहा है, फिर सेकंड के बाद सीधा फोर्थ पॉइंट आ रहा है, थर्ड नहीं आ रहा, क्योंकि थर्ड पॉइंट ये अलग से, समझ गए। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।